अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है सबीन का ससुराल, राइटर राशिदा रिफ़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। बरसों पहले ससुराल का खौफ सबीन के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। आपी और बज्जों की शादी भरे पूरे ससुरालों में हुई थी। दोनों में से कोई भी 2-4 दिन मैके गुजारने आती तो कपड़े लत्तों के बैग के अलावा एक नादीदा गठरी ससुराल वालों की बुराइयों की भी होती। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते इन्हें ससुराल वालों की दिल दुखाने वाली बातें याद आती रहती और वो माँ से दुखड़े रोती रहती। अम्मी ठंडा सांस भर कर बेटियों को सब्र की तलकीन करती। मेरे बच्चे, ससुराल फूलों की सेज का नहीं, कांटों से भरे बिस्तर का नाम है। कांटों से उलझने से गुरेज में ही आफियत है, वरना अपना दामन ही तार तार हो जाता है। अम्मी सामिया आपी को समझाती। पास बैठकर अखबार पढ़ते अब्बू ऐनक के शीशों के ऊपर से अम्मी को झांकते। ज़ुबान दानी के इस मुजाहिरे पर इनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। आरफा बज्जों की फाफे कुटनी सास और तेज़ तर्रार नंदों की तेज़ तर्रारी के किस्से सुनकर अम्मी इन्हें भी कुछ इसी किस्म की नसीहतें करती। बुरे ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आँखें और कान खुले और ज़ुबान बंद रखनी पड़ती है। आरफा, सब्र से कुछ बरस गुजार लो, आने वाला वक्त तुम्हारा ही होगा, वो बेटी को प्यार से समझाती। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटे, माजी में इस घर में भी तख्तो ताज के पीछे बहुत बुराइयां हुई हैं। तुम्हारी अम्मी ने सब्र, हौसले, साबित कदमी से काम लिया और अब देख लो, तख्तो ताज के साथ साथ सरताज भी तुम्हारी अम्मी की मुट्ठी में है। तुम्हें भी सब्र और हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। छोटी बड़ी बातें हर घर में होती हैं, उन पर कोड़ने के बजाय नज़रअंदाज कर दिया करो। अब्बू भी बेटी को मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते। कहना आसान है अब्बू जी, और करना बहुत मुश्किल। आखिर इंसान कब तक और कितना बर्दाश्त करे। आरफा बज्जो की आवाज़ भर्रा जाती। सभी इन बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। आरफा बज्जो ने बचपन में इसकी बहुत लाड उठाए थे। इसे भी बज्जो से बहुत मोहब्बत थी। अपनी प्यारी बज्जों की यह हालत देखकर इसका दिल कट जाता। वो कितनी कमज़ोर हो गई थी। भरे पूरे कुनबे में बड़ी बहू बनकर गई थी। वहाँ कोल्हों के बैल की तरह जुती रहती, फिर भी सास नंदों की कड़वी कसीली बातें सुनने को मिलती। सबीन कुटते हुए सोचती कि ससुराल वालों को बहू के साथ हर तरह के नारवा सलूक का गोया लाइसेंस मिला होता है। बहू बेचारी को तो बस सब्र और बर्दाश्त से काम लेना ही पड़ता है। सबीन ने कॉलेज में कदम रखा तो सहेलियों की देखा देखी वो भी ख़वातीन के डाइजेस्ट पढ़ने लगी। हर डाइजेस्ट में 2-4 कहानियाँ तो ज़रूर ही ससुराल वालों के जुल्म और सितम पर मबनी होती। ससुराल नामी बला का खौफ जो पहली दिलो दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था, मज़ीद बढ़ गया। 2-4 बरस मज़ीद गुजरे। वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ गई। डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ अब बाकायदा लत बन चुका था। अब इन रिसालों में कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसे सिलसिले भी शामिल थे जिसमें शादीशुदा औरतें अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी के तजुर्बात क़ारीन से शेयर करती थीं। 99% औरतों के तजुर्बात भयानक होते क्योंकि इन्हें खौफनाक तरीन ससुरालियों से निमटना पड़ता था। ये दास्तानें पढ़कर सबीन को झुरझुरी आ जाती। तालीम मुकम्मल करने के बाद अम्मी अब्बू ने इसके लिए बल ढूंढना शुरू कर दिया था। बड़ी दोनों बहनों के रिश्ते जितनी आसानी से मिल गए थे, सबीन की बारी में जाने क्यों ढंग का रिश्ता ढूंढना इतना ही मुश्किल हो गया। हालांकि वो बड़ी दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, उसके लिए कोई माकूल रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। इस ताख़ीर पर सबीन दिल ही दिल में शुक्र मनाती, लेकिन जिस तरह बकरे की माँ तवील अरसे तक खैर नहीं मना सकती और इसे छुरी तले आना ही पड़ता है, इसी तरह सबीन की आज़ादी के दिन तमाम हुए। आरफा बज्जो ने अपनी छोटी लाडली बहन के लिए अपने ससुराली रिश्तेदारों में से एक अदद रिश्ता दरियाफ्त कर ही लिया था। शहरयार उनके चचा ससुर का बेटा था। बरसरे रोज़गार, तालीम याफ्ता, ज़ाहिरी तौर पर भी खासा हैंडसम था। शहरयार के घर वालों ने पहली बार आमद पर ही सबीन को सन्नत कबूलियत बख्श दी। अम्मी तो खुदा का शुक्र अदा करते न थकती थी कि इतनी अच्छी जगह सबीन का रिश्ता भी तय पा गया। सबीन का हैरत और सदमे से बुरा हाल था। आरफा बज्जो के नक चढ़े ससुराल वालों की दास्तान ने सुनते सुनते इतने बरस तो बीत चुके थे और अब बज्जो ने इसके लिए इसी ससुराल में से रिश्ता भी ढूंढ निकाला। अरे मेरी जान, ससुराल का दुम छल्ला तो हर रिश्ते के साथ लगा होता है। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। बजाय शुक्र करने के तुम तो मुँह बसोर कर बैठ गई। सामिया आपी ने इसे प्यार भरे लहजे में समझाया था। इतने में आरफा बज्जो भी इधर ही आ निकली। ये क्यों मुँह बनाकर बैठी है? कहती है कि शहरयार का ताल्लुक़ बज्जों के ससुराल से है। सामिया आपी ने मुस्कुरा कर बताया। हाँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
देखे भाले लोग हैं, इनकी कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं और शहरियार भी हमारी आंखों के सामने जवान हुआ है। सुलझुई आदत अतवार का मालिक है और हमें क्या चाहिए पगली। उन्होंने प्यार से बहन को समझाया और पगली की मोटी मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। आपके ससुराल वाले कितने तेज़ तर्रार लोग हैं बज्जो, और आप कह रही हैं कि मैं उनमें रिश्ता पड़ने पर शुक्र मनाऊं। अरे छोड़ो भी, अब ऐसे भी तेज़ तर्रार नहीं, और अजनबी अनजान लोगों में रिश्ता जोड़ जाए तो क्या गारंटी है कि वो तेज़ तर्रार नहीं निकलेंगे। इसका ध्यान तो पहले फ़िक्रे में ही अटक गया। क्या कह रही हैं बच्चों, वो इतने भी तेज़ तर्रार नहीं, आप भूल गईं। आपकी शादी के बाद आपके ससुराल वालों ने आपको कितना टफ़ टाइम दिया था, इसने इन्हें याद दिलाया। वो मुस्कुरा दी। मेरी जान, मैं जब भी कम उम्र नादान थी, छोटी छोटी बातों पर पहरों कुटती थी। फिर बड़ी बहू बनकर गई तो जिम्मेदारियां भी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता जब इस घर में और बहुएं आईं तो जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। ससुराल वाले भी बहुओं के साथ एडजस्ट करना सीख गए। मेरे तो सोने, जागने, खाने पीने, गर्ज की हर चीज़ पर उनकी कड़ी नज़र थी। मैं और तुम्हारे दूल्हा भाई इकट्ठे बैठकर खाना ना खा सकते थे, और अब मेरे छोटे देवर अपनी बीवियों के साथ मज़े से होटलिंग करते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। फिर तुम कौन सा मेरे ससुराल में शादी होकर जा रही हो। यासीन चचा मेरे ससुर के भाई हैं और इनके घर का माहौल हमारे घर से खासा मुख्तलिफ है। ना ही तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो। बड़ी बहू के जितने चाव चौंचले उठाए जाते हैं ना, इसके कंधों पे जिम्मेदारियों का भार भी इतना होता है। जबकि बाद की बहुओं के ना तो ज़्यादा चाव चौंचले उठाए जाते हैं, ना ही वो हर वक्त ससुराल वालों की कड़ी निगाहों की जद में रहती हैं। बड़ी जिठानियों की मौजूदगी में घर के तौर तरीके सीखने के लिए गाइडलाइन भी मिलती है। कोई भी काम करने के लिए ख़ुद से दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। जैसे कि बड़ी बहुएं जो कर रही हैं, आप भी वैसा तर्ज अमल अपना लें। और हमारी सबीन तो बहुत ही समझदार है, ये अपनी समझदारी से काम लेकर ससुराल में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। सामिया आपी ने छोटी बहन को मोहब्बत से देखा। सबीन गहरी सांस खींच कर रह गई। शादी बखैर खूबी अंजाम पाई और बिलाखिर सबीन ने ससुराल में कदम रंजा फरमा ही लिया। वहाँ हड़बौंग का अजीब ही आलम था। किसी को दुल्हन के इस्तकबाल के लिए निछावर किए जाने वाले फूलों की पत्तियाँ नहीं मिल रही थी। कोई चौखट पर डालने के लिए तेल की शीशी ढूंढ रहा था। इसकी छोटी नंद समरा भाई का रास्ता रोके नेक का मुतालबा कर रही थी। बस बहुत हो गया, दुल्हन को अंदर तो आने दो, फिर करते रहना रस्में वगैरह। ये दबंग आवाज़ उसके ससुर मोहतरम की थी। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और इसे अंदर आने का रास्ता दिया गया। सबीन ने सुख का सांस लिया। थकन से बुरा हाल था। भारी भरकम शरारा, जेवरात का बोझ, शर्म से झुकी गर्दन और हाई हील का जूता, इससे तो खड़ा होना मुहाल हो रहा था। ससुर की मुदाखलत पर इसे हाल कमरे में जाकर सोफे पर बिठा दिया गया। अब रस्मों की कवरेज के लिए मूवी मेकर का इंतज़ार था, जो शादी के फंक्शन की मूवी बनाकर साथ ही वापस आया था। 15 मिनट इंतज़ार का कहकर गेट से ही वापस पलटा था और अब तक वापस नहीं लौटा था। सबीन सर झुकाए सोफे पर बैठी थी। समरा ने इसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास ला थमाया। इसने 2 घूंट भरकर गिलास वापस कर दिया। हाल कमरा रिश्तेदार ख़वातीन से भरा हुआ था। सब थके हारे थे। कारपेट पर कोई नीम दराज था तो कोई कुशन्स के सहारे बैठा था। छोटे बच्चों की री री भी जा रही थी, लेकिन सब बातों में मशगूल थे। और सुनाओ फाखरा बहन, तुम्हारी नंद की बेटी रूबी वापस ससुराल गई या अभी तक मैके बैठी है। एक खातून ने दूसरी को मुखातिब किया। अरे नहीं जाती भाई, ज़िद की पक्की है। कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ और इस धोखे में घर वाले भी बराबर के शरीक हैं। अब तो घर बैठकर घर वालों के सीनों पर ही मूंग डालूंगी। खातून जिनका नाम फाखरा था, उन्होंने ठट्ठा लगाते हुए दूसरी खातून को जवाब दिया। आय हाय, कैसा धोखा भाई, कुछ हमें भी तो पता चले। किसी और बारीक सी आवाज़ वाली आंटी ने पूछा। बस शाहिदा, क्या पूछती हो। बच्ची को शादी से पहले कह दिया तुम्हारा दूल्हा बिल्कुल फवाद जैसा है। बेचारी को तस्वीर दिखाई नहीं। शादी के बाद जब इसने दूल्हा देखा तो गश खा गई। कहने लगी मैं तो फवाद खान जैसा बंदा सोचे बैठी थी, ये तो फवाद चौधरी जैसा शख्स निकल आया। फाखरा आंटी ने कह कहा लगाते हुए बताया था। सभी हंस पड़े। सबीन ने भी बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। और कुछ पता चला इकराम भाई के साथ कैसा हाथ हुआ। एक और ख़ातून ने हंसते हुए दूसरा मौजू छेड़ दिया। अरे इकराम के साथ कौन हाथ कर सकता है, एक नंबर का कंजूस, काइयाँ शख्स, फिर बला का होशियार। इसके साथ किसने क्या कर दिया। सबीन की सास रुखसाना ने अचंभे से पूछा। क्या बताऊँ रुखसाना भाभी, इकलौती बेटी की शादी की, लेकिन जहेज़ देने में बुखल से काम लिया। बच्ची ने ज़िद की कि फ़्रिज तो लाजमी लेकर जाऊंगी, तो फ्रिज पसंद करवाने दामाद को अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले गए। सोचा था टीवी के इश्तहार की तरह दामाद साहब मुस्कुराते हुए फरमाएंगे, मेरे घर की चीज़ के लिए पैसे आप क्यों दें। लेकिन हुआ ये
कि दामाद ने फ्रिज के साथ एसी और 56 इंच की एलईडी की फरमाइश भी कर दी। खातून ने लुत्फ लेते हुए उन्हें बताया। कमरे में एक और कहकहा गूंजा। सबीन खामोशी से अपने ससुराली रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनने पर मजबूर थी। सब अपनी गपशप में मशगूल थे। इन्हें नई नवेली थकी हारी दुल्हन से कोई सरोकार नहीं था। आखिरकार मूवी वाला कब आएगा? रस्में हो जाएं तो सबीन को इसके बेडरूम में पहुंचाते हैं। बड़ी जिठानी नुज़हत को ही ख्याल आया। मूवी बनवा कर पेट नहीं भरा तुम लोगों का? जब से शादी की तकरीबात शुरू हुई हैं तुम्हारी मूवियाँ ही बन रही हैं। जो रस्म करनी है करो, फिर सोने का बंदोबस्त करो। कल वलीमा का फंक्शन है, सुबह से इसकी मसरूफियत शुरू हो जाएगी। चंद घंटों को तो आराम करने दो भाई। घर में अजीब हड़बौंग मची है, सुकून का एक पल भी मैसर नहीं। ये खुशीली सी आवाज़ सबीन के ससुर की थी। ठीक कह रहे हैं यासीन भाई, इतनी रात हो गई, जल्दी से रस्में निपटाओ और सोने का इंतज़ाम करो। भाभी जान बताएं मुझे आज बिस्तर कैसे लगाऊं? कल तो शाकरा मुमानी उनकी बच्चियां सबीन की बेड पर सो गई थी, आज कैसे सोना है? शहरियार की छोटी फुप्पो भावच से इस्तफसार कर रही थी। सबीन जी ही जी में किलस कर रहेगी, यानी कि कल इसके नए बेड पर मेहमान ख़वातीन को सुलाया गया था। इसकी नफासत पसंद तबीयत पर यह बात बहुत ग्रां गुजरी थी, लेकिन किलसने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी? मूवी नहीं बन रही तो रस्में करने का फ़ायदा? मैं तो सोने जा रही हूँ। इसकी छोटी नंद समरा ने जमाई लेते हुए कहा। ए बेटी, नई नवेली दुल्हन के भी तो कुछ अरमान हैं। यासीन भाई सही कह रहे थे। तो मैं तो बस अपनी मूवी से गर्ज है। एक रिश्तेदार बुजुर्ग खातून ने समरा को टोका। सभी इनके बस में होता तो इस खातून की गलत फहमी दूर कर देती। इन फजूल सी रस्मों के हवाले से इसके दिल में कोई अरमान नहीं था। वो तो जल्द अज जल्द अपने बेडरूम में जाना चाह रही थी। इस झमकटे से इसका सर चकराने लगा था। नुज़हत, फरहीन, कहाँ हो भाई तुम? फटाफट रस्में निपटाओ और दुल्हन को इसके कमरे में छोड़ाओ। इसकी सास ने दोनों बड़ी बहुओं को पुकारा। ये शादी तो बहुत थका देने वाला काम है यार, मेरी तौबा, जो मैं आइंदा कोई शादी करूं। शहरियार ने बेडरूम में पहुंचकर दोस्ताना से अंदाज में इससे पहली बात यही की थी। सबीन के लबों पर हया आलूद से मुस्कुराहट बिखर गई। एक रात की रफाकत में ही वो जान गई थी कि इसके वालिदैन ने इसके लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। जीवन साथी के हवाले से जो खदशात और वाहिमें दिल में पनप रहे थे वह आप ही आप दम तोड़ गए। वलीमे के फंक्शन में जब माँ बहनें बेताबी से सबीन से मिली तो सबीन की मुतमईन और मसरूर मुस्कुराहट देखकर उनके दिल भी शांत हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान घर से रुखसत हुए। सबसे आखिर में सबीन के बड़े जेठ और जेठानी वापस हुए थे। उवैस भाई फ़ौज में थे। आजकल उनकी पोस्टिंग पेशावर में थी। उनकी बेगम नुज़हत अच्छे मिजाज की थी। इन 4-5 दिनों में उन्होंने सबीन का हर मुमकिन ख्याल रखा। उनके बच्चे भी तमीज़दार और सुलझे हुए थे। उवैस भाई से छोटे नबील भाई थे। उनकी बीवी फ़रहीन का नाम तो सबीन है। सबीन से मिलता जुलता ही था, लेकिन अभी तक सबीन को उनके मिजाज का ठीक से अंदाज़ा नहीं हो सका था। कामों की ज़्यादती की वजह से झुंझलाई हुई फिरती रहती। उनके ऊपर तले के 2 बेटे थे, 4 साला शाहमीर और 2.5 साला शाहज़र। दोनों बच्चे बला के शरारती थे। जब भी सबीन के कमरे में घुसते ड्रेसिंग टेबल पर सजे सामान को तहस नहस कर देते। सबीन सब्र के घूंट भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। नबील भाई से छोटी आसफा बाजी, इसकी बड़ी नंद फैमिली समेत मलेशिया में बसती थी और बावजूद शदीद ख्वाहिश के शहरियार की शादी में पाकिस्तान नहीं आ सकी थी। आसफा के बाद शहरियार का नंबर था, फिर समरा थी जो 3rd ईयर के तालबा थी। सबसे छोटा आज़र FSC कर रहा था। वो पढ़ाकू सा लड़का था जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद मेडिकल का मेरिट बनाना था। बारात और वलीमे का फंक्शन इसी ने मारे बांधे भुगताया था, वरना वो किताबों समेत अपने दोस्तों के पास कंबाइंड स्टडी करने चला जाता और रात को सबके सोने के बाद घर लौटता था। रुखसाना आंटी, उसकी सास मोहतरमा, जिन्हें वो जिठानियों की देखा देखी अम्मी कहने लगी थी, भारी भरकम खातून थी। अपने बेतहाशा बढ़े हुए वज़न की वजह से उनका चलना फिरना मुहाल था। वो अमूमन हाल कमरे के मखसूस गोशे में बिछे तख्त पर नीम दराज रहती और वहीं से बैठे बैठे ज़ुबानी अहकामात जारी करते हुए घर का सारा इंतज़ाम और इंतज़ाम संभालती थी। यासीन अंकल यानी मौजूदा अब्बू, इसके ससुर मोहतरम गुस्से के खासे तेज़ थे। सबीन ने आरफा बज्जों की ज़ुबानी उनके गुस्से की दास्तानें सुन रखी थी और वो शादी से पहले भी इनके गुस्से से खाइफ रहती थी। तब बज्जों ने इसे तसल्ली दी, घर का सरबराह ज़ोरावर हो तो घर की औरतें अपनी हद में रहती हैं, मस्कीन सा ससुर हो तो सास नंदे फितनागर साबित होती हैं। मेरे ससुराल की मिसाल तुम्हारे सामने। इसीलिए यासीन चचा के गुस्से की वजह से परेशान मत होना, और उनका गुस्सा ज़्यादातर अपने बीवी बच्चों पे ही निकलता है। बहुओं से तो लिहाज से ही बात करता है। आरफा बज्जों ने इसे तसल्ली दी थी और अभी तक उनका कहा दुरुस्त साबित हो रहा था।
सबीन डरते झिझकते ससुर को सलाम करती। वो वालेकुम अस्सलाम कहकर सर पर हाथ फेर देते। कभी कभी जीती रहो भी कह देते। इससे ज़्यादा ससुर बहू का कोई मुकालमा ना होता था। हाँ, अपनी बीवी और बच्चों पर वो किसी न किसी बात पर बरसते ही रहते। शायद वो सब इस घन गरज के आदी हो चुके थे, सुकून से अपने मामूलात निपटाते रहते। सबीन भी आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। ससुराल की अजनबी सरजमीन पर सिर्फ एक शख्स अपना लगने लगा था, लेकिन शहरियार के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल करने में कुछ वक्त लगना था। सबीन की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वह जल्द अज जल्द शहरियार के दिल में जगह बनाने के साथ इसके घर में भी अपना मुकाम बना ले। मेहमानों के रुखसत होते ही इसने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बहू, पहले खीर में हाथ डालना, फिर जो मर्जी काम करना चाहो तो कर लेना, वरना नहीं। रुखसाना बेगम इसे रसानियत भरे अंदाज में टोकती। अरे करने देना अम्मी, ये सब शुरू का शौक़ होता है, याद नहीं? फरहीन भाभी भी अपनी शादी के फ़ौरन बाद कैसी एफिशिएंसी झाड़ती थी, और अब घर के काम करते उनके माथे के बल ही कम नहीं होते। समरा ने आहिस्ता आवाज़ में माँ को मुखातिब किया। दस्तरखान पर से बर्तन समेट कर बाहर जाती सबीन की समातों तक ये सरगोशी पहुँच गई थी। इसे समरा का ये लबो लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन वो रुक कर इसे टोकने की मिजाज ना थी। सो चुपचाप बर्तन लिए किचन में आ गई। सिंक में पहले गंदे बर्तनों का ढेर जमा था। इसने पहले तो किचन का फैलावा समेटा, फिर बर्तन धोना शुरू कर दिए। अरे तुम क्यों बर्तन धोने लगी? शाम के बर्तन धोने की जिम्मेदारी समरा की है। इतने में ही फरहीन भाभी इधर आ निकली थी। क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, बर्तन मैं धो लेती हूँ, इसने जिठानी को मुस्कुरा कर मुखातिब किया। अभी तो तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा दिन तकरीबन फारिग ही होती हो। जब घर की जिम्मेदारियां सर पर पड़ेंगी ना, फिर अपने हिस्से का काम भुगताने के बाद जिस्म में इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि दूसरों के छोड़ने का काम भी निपटाओ। और ये समरा बहुत कामचोर और निकम्मी है। सिर्फ एक वक्त के बर्तन धोना इसकी ड्यूटी है, इसमें भी डंडी मारती है। फरहीन भाभी ने छोटी नंद की धड़ल्ले से बुराई की। उनका ख्याल था कि जवाब में सबीन भी कुछ बोलेगी, लेकिन उसने अपनी बहनों की शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत से सबक सीख रखे थे। ससुराली रिश्तेदारों के साथ मोहतात तर्ज़ अमल अपनाना ही दानिशमंदी है, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक किसी के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल ना हो जाए। चलो खैर, तुम बर्तन धो ही रही हो तो साथ ही चाय का पानी भी चढ़ा लो। मैं ज़रा शामिर को होमवर्क करवा रही हूँ, कल इसका भी वीकली टेस्ट है। फरहीन भाभी जो इसे समरा के हिस्से का काम करने से रोक रही थी, अब अपने हिस्से का काम भी इसके स्पोर्ट करके चलती बनी। सबीन ने घर भर की चाय बनाई थी। अगली सुबह जब नाश्ते के वक्त चाय बनाने का मौका आया तो फरहीन भाभी फ्रिज में से दूध का जग लेकर सास के पास पहुंची। ज़रा सा दूध बचा है अम्मी, घर भर की चाय कैसे बनाऊं? आज़र से कहकर दूध का पैकेट मंगवा दें। अरे जब रात को दूध पत्ती के दौर चलेंगे तो सुबह के लिए दूध कहाँ से बचेगा? कितनी बार कहा है कहवा बनाकर चाय बनाया करो, पर मेरी सुनता कौन है? रुखसाना बेगम बुड़बुड़ाना शुरू हो गई थी। मुझसे क्या कह रही हैं? रात को चाय सबीन ने बनाई थी, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। करीब बैठी सबीन खाइफ से हो गई। इसने तो अपने मैके वाले हिसाब से रात के खाने के बाद चाय दूध वाली चाय बनाई थी। शहरियार ने तो चाय पीकर बाकायदा तारीफ़ भी की थी। इसे कहते हैं चाय। फरहीन भाभी तो जाने कैसा जोशांदा बनाकर पिला देती हैं। चाय अच्छी लगी है तो रोज़ाना रात की चाय मैं ही बना लिया करूँगी जनाब, इसने मुस्कुरा कर शौहर को मुखातिब किया। क्या खबर थी, अगली सुबह इसी चाय बनाने पर वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी होगी। खैर रही कि रुखसाना बेगम ने इसे कुछ ना कहा, खामोशी से बटुए से पैसे निकाले और आज़र को आवाज़ दी थी। इस दिन के इख्तिताम पर भी बर्तन धोने के बाद चाय सबीन को ही बनानी पड़ी। आज वो चाय नहीं बल्कि जोशांदा से मिलती जुलती कोई चीज़ थी। शहरियार के मामू के यहाँ नए शादीशुदा जोड़े के एजाज़ में ज़ियाफ़त थी। उन्होंने सब घर वालों को मदऊ किया था। आज कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना दुल्हन। ये जो हमारी भाभी हैं ऐसी चीज़ों को बहुत नोट करती हैं, अच्छा सा तैयार हो जाना। रुखसाना बेगम ने इसे ख़ास ताकीद की थी। सबीन ने अपने जहेज़ का सबसे महंगा और स्टाइलिश जोड़ा निकाला। महंगी बुटीक से लिया गया नफीस से काम वाला आसमानी रंग का ये सूट इसकी सहेलियों ने देखा तो बेतहाशा तारीफ़ की थी। सबीन ने अपनी दानस्त में आज की दावत के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ा मुंतखब किया था। तैयार होने के बाद शहरियार ने भी वालहाना अंदाज में सराहा था। जब वह रुखसाना बेगम के पास गई तो उन्होंने फ़ौरन टोक दिया, मैंने तुमसे कहा भी था आज कोई भारी काम वाला अच्छा सा जोड़ा पहन लेना, तुमने सादा सूट पहन लिया। अच्छा तो लग रहा है भाभी का सूट, स्टाइलिश सा। समरा की बात से सबीन को कुछ डहारस मिली थी। खाक स्टाइलिश है, जहेज़ के सारे सूट इतने हल्के रंगों हल्के काम वाले हैं।
और हमने जो इतनी शानदार बरी चढ़ाई वो तो बक्सों में बंद करने के लिए है ना। रुखसाना बेगम का मूड शदीद ख़राब हो चुका था। सबीन खफीफ सी हो गई। जाओ ये कपड़े बदल कर हमारी तरफ वाला मैरून जोड़ा पहनो और ज़रा लिपस्टिक भी तेज़ कर लो। ब्याहता और कंवारी में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद हदायत जारी की। सबीन जी अम्मी कहकर पलट गई। बरी के सभी जोड़े इसे ख़ास पसंद न आए थे, लेकिन ये मैरून जोड़ा तो इसे सबसे बुरा लगा था। आज की दावत में इसे तेज़ मेकअप के साथ वही जोड़ा ज़ेबतन करना था। हाँ, अब लग रही हो ना नींद नवेली दुल्हन। आइंदा किसी भी दावत पर तैयार होने से पहले कपड़ों के मुतालिक मुझसे पूछ लिया करो। रुखसाना बेगम ने ताकीद की थी। सबीन को सब्र के घूंट भरने के साथ आंसू भी पीने पड़े, लेकिन अम्मी जी अम्मी कहने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। खीर पकवाई की रस्म के बाद रुखसाना बेगम ने दोनों बहुओं में काम बांट दिए थे। एक दिन नाश्ता फरहीन भाभी बनाती तो किचन समेटकर बर्तन सबीन धोती। अगले दिन रूटीन बदल जाती। इसी तरह एक दिन दोपहर की हांडी रोटी फरहीन करती तो शाम का आटा गूंद कर सबीन रोटियां पका लेती। सालन सिर्फ दोपहर को ही बनता था। जब सबीन दोपहर का खाना बनाती तो शाम की रोटी बनाने की जिम्मेदारी फरहीन की होती। समरा की जिम्मे रात के खाने के बाद के बर्तन धोना थे। सफाई के लिए मुलाजमा आती थी। 3-4 दिन बाद कपड़े धुलते। एक दफ़ा वॉशिंग मशीन फरहीन लगाती तो अगली बारी सबीन की होती। ये कामों की बज़ाहिर बड़ी मुनसिफाना तकसीम थी। काम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन सबीन को पता भी ना चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब ख़त्म। फरहीन भाभी अपने ज़िम्मे का काम करती थी, लेकिन उनमें नफासत और सलीका मफकूद था। जिस दिन उन्होंने नाश्ता बनाना होता तो किचन में हर तरफ अबतरी फैल जाती। सबीन को किचन समेटने में ही बहुत वक्त लग जाता। अगले दिन जब सबीन नाश्ता बनाती तो फरहीन भाभी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने तईं अपने हिस्से का काम भुगता लेती। किचन समेटने की जिम्मेदारी अब भी सबीन के हिस्से में आती। हर दूसरे दिन दोपहर का खाना सबीन के ज़िम्मे होता तो हर चौथे दिन कपड़ों की बारी आ जाती। मैके में तो इसने कभी कपड़े नहीं धोए थे। कपड़े धोने के लिए बरसों से एक ही मासी उनके घर आ रही थी। वो बहुत साफ़ कपड़े धोती थी। कपड़े धोने के बाद इस्त्री करना भी उसी की जिम्मेदारी थी और अम्मी इसे ठीक ठाक मुआवजा देती थी। यहाँ सिर्फ सफाई के लिए मुलाजमा थी और वो भी मारे बांधे सफाई करके रफो चक्कर हो जाती। सबीन ने पहली बार कपड़ों का ढेर धोया तो इसके बाजू और कमर बुरी तरह अकड़ गए। एक बड़ी गठरी तो फरहीन भाभी ने ही ला थमाई थी। उनके बच्चों के बेतहाशा मैले कपड़े, शर्ट्स के कॉलर और कोहनियाँ मशीन से निकलने के बाद भी सबीन को ब्रश मारकर रगड़ कर साफ़ करने पड़े। तौलिए, बेडशीट्स, समरा, आज़र और रुखसाना बेगम के कपड़े धोने के अलावा नबील भाई और यासीन साहब के कॉटन के कमीज़ शलवार को कलफ भी लगाना पड़ता। शहरियार के कपड़े सबसे कम मैले होते। वो अपने और शहरियार के कपड़े टब में सर्फ डालकर हाथ से धोती। सच तो ये था कि इसकी नफासत पसंद तबीयत को ये गवारा ही नहीं था कि घर भर के मैले कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी डाल दे। इस दिन शहरियार की छुट्टी थी। सर्फ ख़त्म हो गया तो सबीन ने शहरियार से सर्फ के पैकेट लाने को कहा। रुखसाना बेगम के तेज़ समातों तक इसकी आवाज़ पहुंच गई। अभी 10-12 दिन पहले ही महीने भर के सौदा सर्फ में सर्फ आया था, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? उन्होंने हैरत से पूछा। जी अम्मी, आज आखिरी पैकेट खोला था, अभी हाथ से धुलने वाले मज़ीद कपड़े बाकी हैं। सर्फ ख़त्म हो गया, इसने बताया। ऐसे कितने हाथ से धुलने वाले हो गए बहू? रुखसाना बेगम की हैरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सबीन अपने और शहरियार के कपड़े हाथ से धोती है अम्मी। करीब बैठी फरहीन ने सास की मालूमात में इजाफा किया। सबीन ने किसी मुजरिम की तरह सर झुका लिया था। ओफ़ो, क्या हो गया यार, घर में एक फ़र्द का इजाफा हुआ है। धुलने वाले कपड़ों की तादाद भी बढ़ गई है। साबुन सर्फ तो ज़्यादा लगेगा ना। तुम 2 मिनट वेट करो सबीन, मैं भी साथ वाली दुकान से सर्फ ला देता हूँ। शहरियार इसे नरमी से मुखातिब करते हुए अपनी जगह से उठा था। वो चुपचाप पलट गई। साहबजादे की फुर्तियाँ देखी तुमने? सबीन के समात से रुखसाना बेगम की आवाज़ टकराई। गम और गुस्से से सबीन का बुरा हाल था। इसे क्या खबर थी? ससुराल में इतनी मामूली चीज़ों का भी ऑडिट होता है और वक्त से पहले चीज़ ख़त्म हो जाए तो इसका हिसाब देना पड़ता है। रात को इसने झिझकते शहरियार से बात की थी। आप मुझे चुपके से सर्फ़ के पैकेट ला दीजिएगा, मैं कमरे में छुपा कर रख लूँगी। अपने कपड़े धोते हुए अपना सर्फ़ इस्तेमाल कर लूँगी। शहरियार इसके मासूमाना मुतालबे पर हंस पड़ा। इतनी मामूली सी बातों पर परेशान मत हुआ करो सबीन। मैं कितनी बार नोट कर चुका हूँ कि अम्मी के ज़रा से तीखे तेवर देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। ख़ुद को थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा ढीठ बनाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। तुम एक बात को लेकर देर तक कुड़ती रहती हो।
शहरयार ने क्या दुरुस्त तज्ज़िया किया था। मैं हर पल इसी कोशिश में रहती हूँ शहरयार कि मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरजद ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए। फिर भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। शादी के बाद इसने शहरयार के सामने पहला शिकवा किया था। वो ही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जान, कि इतना टेंस क्यों रहती हो, रिलैक्स रहा करो। अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर कर लिया करो। दिल में छोटी छोटी बातें और शिकायतें जमा मत किया करो, उसने प्यार से समझाया। मेरी अम्मी कहती हैं कि शौहर के सामने इसके घर वालों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वो अगर बीवी की हिमायत में घर वालों से बास पुरस करने चल पड़े तो बहुत मसले जन्म लेते हैं। सबीन ने सादगी से माँ का मकौला दोहराया था। आंटी की बात गलत नहीं, लेकिन ये शौहरों की किस्म पर भी मुनहसर है। तो मुझे इन बेवकूफ़ मर्दों की कैटेगरी में मत खड़ा करो। मुझ पर एतबार करो। अगर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ऐसा ज़रूर किया करो। ये खदशा जहन से निकाल दो कि मैं अपने घर वालों से कुछ पूछूंगा। शहरयार इसे नरमी से समझा रहा था। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार। इसने डुबडुबाई हुई आंखों से शौहर को देखते हुए इतराफ़ किया। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरारत से पूछने लगा। सबीन झेंप कर हंस पड़ी थी। आरफा बज्जो कहती थी कि घर में जिठानी की मौजूदगी आसानी पैदा करती है। आरफा का तज्जिया यही कहता था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हर लड़की का तजर्बा यकसां हो। इसके मामले में तो जिठानी ससुराल वालों से बढ़कर टफ़ टाइम दे रही थी इसे। फ़रहीन भाभी अपने बहुत से काम गैर महसूस तरीके से इसके ज़िम्मे लगा देती। रुखसाना बेगम के सामने सबीन की किसी छोटी बड़ी कोताही को हाईलाइट करने वाली यही फ़रहीन भाभी थी। सबीन को अब इनकी चालाकियों पर गुस्सा आने लगा था। पहले तो इसने कभी गौर ही नहीं किया था कि जिस दिन कपड़े धोने की बारी फ़रहीन भाभी की होती है, उस दिन उनके कमरे से निकलने वाली कपड़ों की गठरी का साइज़ बहुत छोटा होता है। सबीन की दफ़ा वो कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देती। बेडशीट्स, तौलिए, हत्ता के कमरे के पर्दे भी इन्हें जब ही धुलवाने याद आते। सबीन शहरयार से पूछे बिना रह ना पाई। मेरी शादी से पहले फ़रहीन भाभी घर भर के काम कैसे निपटाती थी। अब तो इनकी कोशिश होती है कि हर काम मेरे ज़िम्मे ही लगा दें। यार पहले हमारी बहुत भरोसे वाली मुलाजमा काम करती थी। माँ बेटी आती थी और कितने ही काम निपटा देती थी। फिर बेटी की शादी हो गई। मासी सुगरा ने बुढ़ापे बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया। इनके बाद कोई ढंग की मुलाजमा ही नहीं मिली। एक दो मासियों को तो चोरी के शुबे में निकालना भी पड़ा। बस फिर अम्मी ने फ़ैसला किया कि मासी सिर्फ सफाई के लिए रखेंगी। हमारी शादी से पहले तक दो दो मासियाँ आती थीं। फ़रहीन भाभी पर काम का इतना बर्डन तब भी नहीं था। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगा, इसने इसे तसल्ली दी। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे लगे कि मैंने आपके सामने कोई दुखड़ा रोया। सबीन को फिक्र दामन गिर हुई। नहीं करूँगा बाबा, क्यों परेशान होती हो? वो हंस पड़ा था। अगली दफ़ा जब फ़रहीन भाभी की कपड़े धोने की बारी आई तो उन्होंने सबीन से धुलने वाले कपड़े मांगे थे। इत्तफाक से उस वक्त शहरयार भी वहाँ मौजूद था। हमारे कपड़े भाभी धोएंगी? हद हो गई सबीन, अपने काम तो खुद किया करो। इसने खफगी से सबीन को मुखातिब किया। एक दफ़ा मशीन सबीन लगाती है, एक दफ़ा फ़रहीन। मैंने दोनों में काम बांटा है। रुखसाना बेगम बोल उठी थी। नहीं अम्मी, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मेरी शादी हो गई, अब भी मेरे मोज़े और बनियान फ़रहीन भाभी को धोने पड़े। शादी से पहले की बात और थी। अब मेरे कामों की तमाम तर जिम्मेदारी सबीन पर आयद होती है और इसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना आनी चाहिए। मैं ना सुनूँ सबीन, क्या आइंदा तुमने मेरे कपड़े भाभी से धुलवाए? बल्कि अम्मी अब्बू के कपड़े भी तुम ही धोया करो। वो सख्त गिर शौहर का रूप धारे कतई अंदाज में सबीन से मुखातिब था। सबीन ने सवालिया निगाहों से सास को देखा। ठीक ही कह रहा है शहरयार, तुम दोनों अपने अपने कपड़े खुद धो। हमारे कपड़े भी फ़रहीन धो लेगी, वरना तुम्हें तो मौका मिले तो तुम धो लेना। जब बेटा ही बीवी से धौंस भरे लहजे में बात कर रहा था तो रुखसाना बेगम काहे को इख्तलाफ करती। उन्होंने भी शहरयार की बात से इत्तफाक के लिए सबीन ने फर्मा बरदारी से जी अम्मी कहते हुए गर्दन हिला दी। वो किचन में आटा गूंद रही थी जब आज़र ने किचन में झांका। भाभी, अगर जहमत ना हो तो 2 कप चाय बना देंगी? मेरा दोस्त आया है, इसने सबीन को मुखातिब किया। कैसी जहमत आज़र, मैं भी बना देती हूँ। इसने खुशदिली से जवाब दिया। अपने इस कम गो और शर्मीले से देवर से सबीन को खासी हमदर्दी थी। वो बहुत सुलझा हुआ बीबा सा लड़का था। ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। इसके बावजूद घर का सौदा सल्फ लाना इसी की जिम्मेदारी थी। अक्सर तो यूँ होता कि वो एक दफ़ा चीज़ें लेकर घर लौटता तो घर वालों को कोई दूसरी चीज़ याद आ जाती। बिला चूँ चराँ किए वो फिर से बाज़ार का रुख करता। हालांकि उसके इम्तहान सर पर थे, फिर भी घर का कोई फ़र्द इसे कोई रियायत न देता। इसे बाज़ार दौड़ाते ही रहते। शायद इसीलिए वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर कंबाइन स्टडी करने को तरजीह देता। आज इसका वही दोस्त किसी काम से इसके घर चलाया था।
भाभी अगर मुमकिन हो तो चाय के साथ बिस्किट नीमको जैसी कोई चीज़ रख दीजिएगा। असफंद अपने घर मेरी भी बहुत खातिर करता है। इसने झिझकते हुए मज़ीद फरमाइश की। ठीक है अज़हर, मैं बंदोबस्त करती हूँ, तुम 10-12 मिनट बाद आकर ट्रे ले जाना। इसने मुस्कुराकर इसे मुखातिब किया। वो ममनून होकर वापस पलटा। सबीन ने आटा गूंद लिया था। हाथ धोकर फटाफट चाय चढ़ाई, फ्रिज का जायज़ा लिया। कल रात के खाने में पुलाव के साथ शामी कबाब तले गए थे, जिनमें से 4 शामी कबाब अभी भी बचे हुए थे। इसने ओवन में कबाब गर्म करके प्लेट में रखे। फ्रिज में से एक मिठाई का डब्बा भी बरामद हुआ। मिठाई के 2-4 पीस ही बचे थे। इसने छोटी प्लेट में वो भी सजा दिए। नीमको का जार खोल कर नीमको निकाल ली। चंद बिस्किट्स भी एक प्लेट में रख दिए। अपनी दानस्त में इसने आज़र के दोस्त की खातिर का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया था। आज़र चाय लेने आया तो चाय के साथ तवाज़ो का सामान देखकर कुछ हैरान रह गया। घर में सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से इसके दोस्तों को कभी भी अहमियत से नहीं नवाजा गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो इतनी जल्दी इतना एहतमाम कर लिया। अजहद ममनून हुआ, लेकिन जिस वक्त वही ट्रे लेकर चेक पोस्ट यानी रुखसाना बेगम के सामने से गुजरा, उन्होंने इसे फ़ौरन रोका। ये इतना एहतमाम किस लिए भाई? उन्होंने पूछा। असफंद आया है अम्मी, इसने मिनमिना कर बताया। मुझे भी पता है कि असफंद आया है। मैंने ये नहीं कहा कि किस लिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि असफंद के लिए इतनी ट्रे सजाने की क्या ज़रूरत थी? वो कोई पहली बार आया तुमसे मिलने? अच्छा, आज तो भाभी ने एहतमाम कर दिया, आइंदा इसे चाय पिलाने की गलती भी नहीं करूँगा। आज़र माँ की बात पर झुंझला गया था। रुखसाना बेगम ने बेटे को तो सिर्फ घूरने पर इक्तफ़ा किया। जब सबीन वहाँ से गुजरी तो इसे आड़े हाथों लिया। बहू, अब इस घर के तौर तरीके कुछ तुम भी सीख लो, हर बात समझाना ज़रूरी तो नहीं। उनका मूड शदीद ऑफ लगता था। क्या हुआ अम्मी? वो वाकई कुछ ना समझी, बल्कि बाकायदा घबरा गई थी। आज़र के दोस्त के लिए इतने एहतमाम की क्या ज़रूरत थी? हम सफ़ेद पोश लोग हैं बीबी, महीने भर का राशन दिनों में नहीं मुका देते। परसों साजदा आई, मैंने तुमसे सिर्फ चाय बनाने को कहा, तब तुम ट्रे में अल्लम गल्लम सजा कर ले आई। ठीक है, कभी कभी किसी ख़ास मेहमान की भरपूर खातिर मदारत भी करनी पड़ती है, लेकिन बंदा ये तो देख ले कि आने वाला मेहमान इतना ख़ास है भी या नहीं। बिगड़े मूड के साथ बोलनी थी। आइंदा एहतियात करूँगी अम्मी, मिनमिना कर यही कह सकी। इतने में फ़रहीन भी आ निकली। और ये हमारी बड़ी बहू हैं, तुम तो चलो नहीं हो, घर के तौर तरीक़ों से इतनी वाकफ़ियत नहीं। इनका फ़र्ज़ है ये नहीं कि किसी मामले में तुम्हारी रहनुमाई ही कर दें। जब भी कोई मेहमान आता है, अगर इनके कानों में आवाज़ पड़ जाए, अव्वल तो अपने कमरे से बाहर कदम रंजा नहीं फरमाती, और बाहर आ जाएं तो मेहमान के साथ चिपक कर बैठ जाती हैं। मेहमान की खातिर तो जैसे कोई पड़ोस से आकर करेगा। उन्होंने इस बार फ़रहीन को आड़े हाथों लिया। सबीन को तो इस घर में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए अम्मी। पहले मेहमानदारी कौन भुगताता था? मैं ही ना। अब बच्चे इतना आजिज़ किए रखते हैं। अब इस छोटे को देखिए, मैं शामिर को होमवर्क करवा रही हूँ और ये इसकी किताबें कापियाँ फाड़ने के दर पे है। फ़रहीन भाभी ने अपनी गोद में चढ़े शाहज़र को घूरते हुए बताया था। इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं, इधर दो इसे, मैं इसके कान खींचूँ। रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए पोते को अपनी गोद में लिया। दादी का लाडला दादी के पास आकर खिलखिलाने लगा था। फ़रहीन भाभी मुस्कुराते पलट गईं। सबीन भी मंज़र में ख़ुद को गैर ज़रूरी जानकर चली गई। ये नहीं था कि रुखसाना बेगम सिर्फ सबीन के कामों पर ही नुक्ताचीनी करती थी। बख्शती तो वो फ़रहीन भाभी को भी नहीं थी, लेकिन वो इतना चिकना घड़ा थी, या हो सकता है शादी के इतने बरस गुजरने के बाद वो ढटाई की हद तक पुरएतमाद हो गई थी। सास की खफगी को कभी खातिर में न लाईं। रुखसाना बेगम का फौरी ध्यान बटाने के लिए उनके पास शामिर और शाहज़र भी थे। असल मसला तो सबीन का होता, वो इस घर में नहीं थी। घर के तौर तरीक़ों से नाचना। रुखसाना बेगम की कंजूस फितरत का अंदाज़ा होने के बावजूद कोई ना कोई गलती कर ही बैठती थी। शौमी किस्मत, इसी शाम को रुखसाना बेगम की एक और वाकिफ़ कार खातून मिलने आ गईं। बातों से अंदाज़ा हुआ पहले पड़ोस में बसती थी और रुखसाना बेगम से उनका खूब बहनापा था। अब दूसरे इलाके में ज़ाती घर लेकर वहाँ रिहाइश अख्तियार कर ली थी। शहरयार की शादी में भी तुम नहीं आई फ़रीदा, मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी। बस क्या बताऊँ, महविश का बच्चा होने वाला था, 2 महीने इसके पास पिंडी रह कर आई हूँ। तुम तो जानती हो इसका केस कितना पेचीदा होता है। खैर से अल्लाह ने बेटे से नवाज दिया। अच्छा, माशाल्लाह, बेटा हुआ है। फिर सबीन को देखा। बहू, चाय वाय का बंदोबस्त करो भाई, इतने अरसे बाद आई हैं तुम्हारी फ़रीदा खाला। उन्होंने सबीन को मुखातिब किया। वो जी अम्मी कहकर किचन में चली आई। इस वक्त फ़रहीन भाभी भी नहीं थी। वो समरा के साथ बच्चों को लेकर करीबी पार्क गई थी। सबीन की समझ में ना आ रहा था कि मेहमान खातून की खातिर का क्या बंदोबस्त करें। कुछ समझ में नहीं आया तो इसने शहरयार को फ़ोन मिला लिया। ऑफिस से वापस आ रहा था, सबीन का सवाल सुनकर हंस पड़ा। क्या मतलब है भाई कि फ़रीदा खाला आई हैं तो इनकी कैसे खातिर मदारत की जाए? जो मैंने पूछा है वही मतलब है।
جلدی سے جواب دیں کہ یہ عام سی مہمان ہے، خاص یا پھر خاص الخاص۔ اس نے جھنجلا کر پھر پوچھا۔ اوکے اوکے، بتاتا ہوں بھائی۔ فریدہ خالہ امی کی پکی سہیلی ہے، ان کی اچھی سی خاطر کرو، چائے کے ساتھ بسکٹ نیمکو وغیرہ رکھ دینا، فروٹ کیک موجود ہو تو وہ بھی رکھ دو، اور ہاں فریج میں کل کے کچھ شامی کباب بھی تو بچے ہوں گے، انہیں بھی گرم کر دو۔ توبہ ہے بھائی، اب مجھے ان 4 بچے ہوئے شامی کباب کا آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس نے جو اپنی جھنجلاہٹ شہریار پر ہی اتار دی۔ اچھا سنو تو، آذر گھر پر ہو تو اس سے سموسے وغیرہ منگوا لو۔ شہریار کچھ اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ سبین نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شکر ہے کہ آذر گھر پر ہی تھا۔ سبین نے اس سے سموسے اور چکن رول منگوا لیے۔ فریدہ خالہ نے جاتے سمے اسے خوب دعاؤں سے نوازا اور 1000 روپے اس کی مٹھی میں تھما دیے۔ سبین نے شکر کیا کہ رخسانہ بیگم کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، لیکن رات کو وہ آذر کے دوست کی تواضع کا قصہ سنانے کے بعد شہریار سے پوچھ بیٹھیں۔ پلیز شہریار، آپ مجھے اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کر دیں، میری بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر یہ تو کوئی اتنا پریشان کن مسئلہ بھی نہیں، میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں۔ پڑوس سے نسرین آنٹی آئیں تو ان سے چائے کا پوچھنے تک کی ضرورت نہیں، وہ اکثر ایک دن میں 3 چکر بھی لگا لیتی ہیں۔ مرزا صاحب کی بیگم آئیں تو چائے کا پوچھ لو، وہ منع کر دیں تو اصرار مت کرو، نہ منع کریں تو صرف چائے بنا لو۔ شگفتہ ممانی آئیں تو بس حد اصرار چائے پلاؤ، سر خاطر کے کچھ اور آئٹمز بھی ہوں۔ ندرت خالہ کے آنے پر پرتکلف چائے کا اہتمام کرو، اور زاہدہ مامی آئیں تو چائے پر اہتمام کے ساتھ چپ چاپ کھانے کی تیاری بھی شروع کر دو کہ امی انہیں ضرور کھانے پہ روکیں گی، وہ اکثر رک بھی جاتی ہیں۔ شہریار نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ میں تو سب کچھ گڑمٹ کر دوں گی، آپ پلیز بولتے جائیں، میں نوٹ کر رہی ہوں۔ سبین کے کہنے پر شہریار باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فار گاڈ سیک سبین، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی ٹینشن مت لیا کرو۔ آپ مرد ہیں شہریار، سسرال جاتے ہیں تو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، بہوؤں کو سسرال میں الرٹ رہنا پڑتا ہے، جتائے بغیر رہ نہ پائی۔ مانا بھائی کہ ہم مردوں کو سسرال کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن یار جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں وہ کسی سسرال سے کم نہیں۔ آفس میں باس لڑکیوں کی ساس سے زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے۔ میں تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اپنا ہر کام بہت دل جمی اور نیک نیتیں سے کرتا ہوں، پھر بھی جب کبھی باس کسی اور پر آیا غصہ کسی دوسرے پر نکال کے موڈ میں ہو تو مجھے بلا وجہ باس کی کڑوی کسیلی بات سننی ہی پڑ جاتی ہے۔ میرا بھی دماغ گھومتا ہے، پھر یہ سوچ کر خود کو ریلیکس کرتا ہوں کہ یہ سب روٹین کی کارروائی ہے۔ اس کی باتیں غلط نہیں تھیں۔ سبین خاموشی سے سنتے رہی۔ آئندہ کوشش کروں گی، سبین نے فرما برداری سے تسلیم کر لیا۔ شہریار نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ سمرہ کی سالگرہ آنے ہی والی تھی۔ شہریار اسے سیل فون گفٹ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے سبین کی رائے چاہی۔ کیا خیال ہے؟ موبائل کا سرپرائز دے دوں اسے؟ کتنے عرصے سے نئے موبائل کی ضد کر رہی ہے۔ ہاں تو لے دینا، بیچاری کو اتنے دنوں سے اس کا موبائل خراب ہوا پڑا ہے، کتنی بار ٹھیک کروایا مگر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ گھر والا لیپ ٹاپ پہلے ہی خراب پڑا ہے، اسے اپنی پڑھائی کے لیے نیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بیچاری کبھی آذر کا موبائل مانگتی ہے، کبھی میرا تو کبھی آپ کا۔ میں اسے اتنا مہنگا گفٹ دوں گا تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ اسے جانچنا چاہ رہا تھا، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خیر لگتی تو مجھے بہت پیاری ہو، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے ہنس کر دیکھا۔ سمرہ آپ کی چھوٹی بہن ہے شہریار، وہ آپ سے فرمائش نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سمرہ کی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ آذر بیچارے کو امی کے علاوہ خود سے بھی پاکٹ میں نہیں دیتے ہیں، اپنے شرارتی بھتیجوں کو چیزیں دلوا کر لاتے ہیں۔ مجھے ان میں سے کچھ بھی برا نہیں لگتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں شکر مناتی ہوں کہ آپ اپنی امی کی طرح کنجوس نہیں ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جب شہریار اس کی ہر ضرورت ہر خواہش بنا اس کے کہے پوری کرنے کی کوشش میں رہتا ہے تو وہ بھلا اسے اس کے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرنے سے کیوں روکتی؟ تم بہت اچھی ہو سبین، اس نے بیوی کو محبت سے دیکھا۔ کیا یہ آئی لو یو کا ترجمہ ہے؟ وہ شریر ہوئی۔ یہ آئی لو یو 2 3 4 سب کا ترجمہ ہے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ عارفہ بجو کے سسرال میں قرآن خوانی کی محفل منعقد ہو رہی تھی۔ بجو کی ساس اور رخسانہ بیگم ویسے تو دیورانی جٹھانی تھیں، لیکن تعلقات اتنے مثالی نہیں تھے۔ کسی خاص موقع تہوار پر ایک دوسرے کے ہاں جانا ہوتا۔ سبین بھی شادی کی دعوت کے بعد آج ان کے ہاں جا رہی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد رخسانہ بیگم اور فرحین تو دوسری رشتہ دار خواتین کے ساتھ گپ شپ لگانے لگیں۔ وہ بھانجے بھانجیوں کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ عارفہ بجو ابھی کام نمٹا رہی تھیں، ذرا دیر کی فراغت ملی تو وہ بھی وہیں آ گئیں۔ باہر سب عورتوں میں بیٹھ کر رخسانہ چچی تمہاری بہت تعریف کر رہی ہیں۔ عارفہ نے مسکرا کر آگاہ کیا۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تو جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، لیکن سسرال والوں کی تعریف پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔
आज तारीफ़ कर रहे हैं, अगले ही दिन किसी बात पर तनकीद या बुराई कर रहे होंगे। शाबाशी का मेडल पहनाने के साथ ही उतार भी लेते हैं ये लोग। बज्जो ने तो गोया ससुरालियात में PhD कर रखी थी। जानती हूँ बज्जो, वो इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बज्जो का कहा दुरुस्त साबित हुआ। 2 रोज़ बाद की बात थी। रुखसाना बेगम के पास पड़ोस वाली नसरीन आंटी आई बैठी थी। वो दबी दबी आवाज़ में उनके सामने सबीन की बदसलीकी का तस्करा कर रही थी। किस तरह एक दिन इसने दूध उबाल दिया, कैसे इसके हाथ से बर्तन फिसल फिसल कर टूटते हैं। सबीन ने अब ये वतीरा बना लिया था कि वो अपने बारे में किसी की भी बात कान लगाकर नहीं सुनती थी। खामखा जी जलाने का फ़ायदा। और कभी इत्तफाक से उसकी ज़ात के मुतालिक कोई तबसरा इसके कान में पड़ भी जाता तो वो इस बात को ज़्यादा देर दिमाग पर सवाल न होने देती। काम मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। और जब से इसने ये आदत अपनाई थी, ज़िंदगी खुद ब खुद पुरसकून होती जा रही थी। वो 2 दिन के लिए अम्मी के यहाँ रहने आई थी। अब्बू छोटी फुप्पो के पास कराची गए थे। अम्मी की तन्हाई का ख्याल करके वो उनके पास रहने आ गई। छोटी फुप्पो बहुत परेशान थी। अलीज़े आपी के ससुराल वालों ने उनसे बच्चे छीन कर इन्हें घर से निकाल दिया था। अब फुप्पो की तबीयत बिगड़ गई थी। अब्बू बहन को तसल्ली दिलासा देने ही कराची गए थे। सबीन ने तहैया कर लिया था कि वो मामूली बातों पर जोदरंज होने के बजाय इन्हें नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपनाएगी। अल्लाह ने इसे शहरियार जैसा जीवन साथी दिया था। अब इसने शिकवे के बजाय शुक्र को अपना शार बनाना था। शहरियार देख रहा था कि वो सुबह से फिरकी की तरह घूम घूम कर घर के काम निपटा रही थी। मासी ने छुट्टी कर ली। सबीन को सफाई करनी पड़ी। फ़रहीन भाभी के मैके में कोई तकरीब थी। वो कल शाम से मैके गई हुई थी। किचन की जिम्मेदारी के साथ छोटे बड़े तमाम काम इसे निपटाने पड़े। आज इत्तफाक से लाइट भी ना गई तो सबीन ने मौका से फ़ायदा उठाते वॉशिंग मशीन भी लगा ली, वरना कई दिनों से बिजली की आंख मचोली ने सबको ज़िच कर रखा था। शहरियार ने मौसमी फ़्लू की वजह से आज ऑफिस से छुट्टी की थी, लेकिन सबीन को इसके पास बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शाम को वो धुले कपड़े उतारने छत पर गई तो शहरियार पीछे ही चला आया। मौसम अच्छा हो रहा है ना, कुछ देर यहीं बैठते हैं। अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं है शहरियार, अभी मुझे इन कपड़ों की तह लगानी है। अम्मी अब्बू का एक एक सूट प्रेस करके रखना है, फिर शाम के खाने की तैयारी। और आप भी कमरे में जाकर लेटें, अभी छींकें आना शुरू हो जाएंगी। शहरियार को मुफ्त मशवरे से नवाज कर कपड़े लिए फ़ौरन नीचे चली गई। वो ठंडा सांस भर कर नीचे चला आया। रात के खाने के बाद सबीन ने सबको चाय बना कर दी। शहरियार का ख्याल था कि वो अब कमरे का रुख करेगी, लेकिन समरा ने आदत के मुताबिक आज भी अपनी वाहिद ड्यूटी यानी खाने के बर्तन धोने से जान छुड़ाना चाहिए। टीवी के सामने किताब खोल कर बैठ गई। ड्रामा देखते हुए पढ़ने का फ़न भी सिर्फ इसे ही आता था। सबीन को बर्तन भी धोने पड़ रहे थे। शहरियार की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। सबीन, कहाँ हो तुम? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि आकर मेरा सर दबा दो। तुम्हें सर दबाने की फुर्सत मिले तब ना। कमरे से बाहर आकर दहाड़ा। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। भाभी तो शायद किचन में है, आज़र ने जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब किचन में क्या कर रही है? सब ने खाना खा लिया, चाय पी ली, मोहतरमा को फ़िक्र ही नहीं कि शौहर की तबीयत ख़राब है। इसने सर दबाने को कहा हुआ है। आलतू फालतू के सब काम कर लेंगी, जब मेरी ज़रा सी खिदमत करनी पड़ जाए तो रफो चक्कर हो जाती हैं। भाभी शायद बर्तन धो रही हैं भाई, फारिग होकर अभी आ जाएंगी। इस बार भी आज़र ही बोला था। पता नहीं भाभी बर्तन धोने क्यों खड़ी हो जाती हैं। मैं इनसे कहती भी हूँ कि ड्रामा ख़त्म हो जाए, बर्तन मैं खुद धो लूँगी। भाई मैं भी भेजती हूँ भाभी को। समरा फ़ौरन उठी थी। शहरियार की बात मत टाला करो बहू, गुस्से में ही बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। सबीन आई तो रुखसाना बेगम ने इसे नसीहत की। सबीन के कानों तक शहरियार की ऊंची आवाज़ पहुंच चुकी थी। इसने खुद पहली बार शहरियार का इतना गुस्सीला लहजा सुना था। इसके गुस्से से खाइफ होती वो कमरे में गई थी। कोताही वाकई इसकी थी। आज शहरियार की तबीयत ख़राब थी, इसे इसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं बस आ ही रही थी शहरियार, सॉरी कुछ देर हो गई। वो शर्मिंदा होकर बोली। शहरियार ने इसे तीखे तेवरों से देखा। बग़ैर किसी कसूर के कैसे शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रही थी। इंसान और मशीन में कुछ फ़र्क होना चाहिए सबीन। अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं करोगी, दूसरा भी नहीं करेगा। कोई काम समरा के लिए भी छोड़ दिया करो, इतनी एफिशिएंसी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर काम आगे बढ़ बढ़ कर करने से तुम्हें इजाफी नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस घर को अपना घर समझते हुए अपने फ़राइज़ दिल लगा कर अदा करो। दूसरों को भी उनका फ़र्ज़ पूरा करने का मौका दे दो, वरना सब तुम्हारे बढ़ चढ़ के काम करने की आदत से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और फिर तुम किसी काम से हाथ खींचना भी चाहोगी तो नहीं खींच पाओगी। शहरियार इसे संजीदगी भरे लहजे में समझा रहा था। कहाँ आपके सर में दर्द हो रहा था, अब आपने इतना लंबा लेक्चर दे डाला। बोल बोल कर सर में दर्द बढ़ नहीं जाएगा। इसने मोहब्बत भरी निगाह शहरियार पर डाली।
ईशा की नमाज़ पढ़ने गया था तो तुम्हारे लिए जिंगर बर्गर छुपा कर लाया था। मुझे पता है आलू गोभी से तुम बराए नाम रोटी खाती हो। तुमने आने में इतनी देर कर दी, बर्गर ठंडा हो गया। शहरयार ने प्लेट में बर्गर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। एक बर्गर समरा के लिए भी ले आते, जिंगर तो इसे ही बहुत पसंद है, फिर छुपा कर लाने की भी ज़रूरत ना पड़ती। उसने राय का इजहार किया। समरा अपनी हर फरमाइश डंके की चोट पर पूरी करवाती है, फिर इसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अब्बू जी हैं, मैं हूँ, नबील भाई और आज़र हैं। तुम्हारी फरमाइशें मेरे अलावा और कौन पूरी करेगा, इसलिए दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत दो और ये बर्गर खाओ। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अब तुम्हारी डाइट का मैं ख़ुद ख्याल रखूँगा। वैसे शहरयार, अगर अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा और शादी के बाद हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए छुप छुप कर चीज़ें लाएगा तो हमें इल्म होने पर कैसा लगेगा। सबीन के जहन में वैसी एक सोच आई तो मुस्कुराते पूछ बैठी, अगर तुम बहू के खाने पीने पर नज़र रखने वाली नुक्ताचीन किस्म की सास बनी तो मैं अपने बेटे को ख़ुद तरीके बताऊँगा कि कैसे बीवी के लिए कोट, जैकेट की जेबों, लैपटॉप के बैग में चीज़ें छुपा कर लाते हैं। वो बोला और वो हंस पड़ी। यार यही तो शादीशुदा ज़िंदगी के एडवेंचर हैं। यकीन करो हम जो वक्त अब गुजार रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। वक्त अपनी चाल चलेगा और आने वाले बरसों में हम आज की निस्बत ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जिएंगे। तुम्हें इस घर में उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने समेत हर चीज़ की आज़ादी होगी। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये घर तुम्हें ससुराल नहीं अपना घर लगने लगेगा। मैं ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बीवी गर्दानती हूँ शहरयार, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर सबीन को शहरयार जैसा शौहर मिले, फिर वो ससुराल के सर्द गर्म को भी बासानी झेल ही लेगी। सबीन ने चाहत लुटाती निगाहों से शरीक सफ़र को देखा। बड़ी नामुमकिन से दुआ मांग ली तुमने। अब हर सबीन को तो शहरयार नहीं मिल सकता ना। किसी सबीन के हिस्से में अब्दुल गफ़ूर आएगा, कोई मोहम्मद साजिद के पल्ले बंधेगी, कोई असगर अली के निकाह में आएगी। शहरयार की ज़िंदगी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सबीनें और आ सकती हैं। शहरयार मुस्कुराहट दबा कर बोला था। सबीन को इसकी बात ज़रा देर से समझ में आई, मगर जब समझ में आई तो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरे अलावा किसी दूसरी सबीन को तो छोड़िए, दूसरी लड़की पर भी दूसरे निगाह डाली तो मैं तीसरी निगाह डालने का मौका भी नहीं दूंगी। इसने वार्निंग दी थी। मेरे साथ रहते रहते फ़िक्रे बनाने भी आ गए जनाब को। इसे कहते हैं सोहबत का असर। शहरयार ने शरारत से इसकी नाक दबाई। सबीन ने मुस्कुरा कर इसके कंधे से सर टिका लिया। आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं शहरयार। ये तुम आई लव यू का तर्जुमा सुनाने के बजाय सीधा सीधा आई लव यू क्यों नहीं कह देती। वो शरारत के मूड में था। सबीन हंसी और हंसती ही चली गई। ससुराल में गुजारे एक पुरमुशक्क़त दिन का इख्तिताम नहायत खुशगवार था। शहरयार जैसे शख्स का साथ मिलने पर इसका रुआं रुआं अपने रब का शुक्रगुजार था। ये नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।